आप लोगों के सामने संस्था का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मेरा अभिप्राय परिचय देने का सिर्फ यही है, यहाँ पर तमाम आए हुए बंधु माता बहनें संस्था के बारे में लोग जानते हैं, संस्था को पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं और संस्था का समय समय पे समाज की आवश्यकता के हिसाब से क्या काम करना है, क्या बातें करनी है, समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है, इसके लिए मैं संस्था का एक छोटा सा एक प्रस्तावना के रूप में परिचय देना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर सन 1989 में डोंबिवली के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में कभी लिखा जाएगा तो हिंदी भाषी जनता परिषद का वह नाम होगा। हम लोगों के मार्गदर्शक हमारे राजनीतिक गुरु श्री चंद्रमणि चौबे जी के साथ तमाम उत्साही कार्यकर्ताओं ने डोंबिवली के हिंदी भाषी समाज के डोंबिवली नगर एवं उपनगरों में तमाम लोगों से संपर्क करके जन जन से संपर्क करके एक जन जागरण अभियान चलाया और कम से कम उस समय हम लोगों ने 10,000 लोगों तक संपर्क किया और ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि हिंदी भाषी समाज के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है। यह सोच करके हम लोगों ने हिंदी भाषी जनता परिषद नामक संगठन की स्थापना की और उस समय के तमाम संगठन जो हिंदी भाषी समाज के लिए काम कर रहे थे, हमने उनको आह्वान किया कि क्यों हम लोग विभिन्न छतरियों के नीचे काम कर रहे हैं, आइए समाज के लिए एकजुट होइए, एक निष्ठा से काम करिए। क्योंकि जब हम संस्था रजिस्टर्ड कराते हैं तो सबका अभिप्राय सिर्फ एक ही होता है कि समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा। तो मैं या हमारे साथ हम लोगों ने उस समय जितनी भी संस्थाएं से सबको आह्वान किया, आइए हम लोग एकजुट होकर के हिंदी भाषी समाज के लिए काम करें। लेकिन बंधुओं, बड़े अफसोस की बात थी कि कोई भी हमारे साथ एकजुट होने के लिए नहीं आया। फिर उस समय हिंदी भाषी जनता परिषद नामक संगठन की स्थापना की गई। अब हम लोगों ने परिषद के माध्यम से तमाम उपक्रम चलाए। हम लोगों ने पहला कार्यक्रम हमारा विद्यार्थियों के लिए लिया, क्योंकि जो समाज शिक्षित होता है वही समाज विकसित होता है। तो हम लोगों ने उस समय कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के सहयोग से निःशुल्क क्लासेस की व्यवस्था की और हमारे मन में एक उद्देश्य था कि अन्य समाज के बच्चे 10वीं में बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं, लेकिन हिंदी भाषी समाज के बच्चे काफ़ी पिछड़ जाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने निःशुल्क एक क्लास की व्यवस्था की और उसमें मूलन से लेकर के थाना डोंबिवली कल्याण जो एग्जामिनर और मॉडिटर ऐसे जैसे शिक्षक थे उनको हमने उसमें एकत्रित किया और बच्चों को निःशुल्क एक शिक्षा की व्यवस्था शुरू की। उसके बाद से हमारे मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि पूरे महाराष्ट्र में अन्य भाषा भाषी जो विद्यार्थी हैं उनका तो गौरव किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषी समाज के हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को का गौरव करने वाली इस पूरे महाराष्ट्र की भूमि पर कोई भी हिंदी भाषी संस्था नहीं है। यह उद्देश्य रख करके बच्चों को उत्साहित करने के लिए विद्यार्थी गौरव समारोह नामक एक कार्यक्रम हमने 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन निश्चित किया और इस साल हम 29वें वर्ष का वह कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा उपक्रम हमने लिया सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले हमने पिंपलेश्वर महादेव मंदिर पे होली महोत्सव का कार्यक्रम किया, क्योंकि हमारे मन में भाव आया हम लोग होली के दिन दिन भर डोंबिवली शहर एवं उप शहरों में घूमते थे, लोगों से जन जन जाके मिलते थे। उस समय हमारे कार्यकर्ताओं के मन में भावना उत्पन्न हुई कि क्यों न एक निश्चित कार्यक्रम किया जाए और पूरे समाज को एकत्रितकरण वहीं पे किया जाए। इस भावना से हमने पिंपलेश्वर महादेव मंदिर पे होली महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया, जो कि पिछले वर्ष हम लोगों ने 27वें वर्ष के होली महोत्सव के रूप में मनाया। और उस होली महोत्सव में बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि हिंदी भाषी समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं पूरे महाराष्ट्र की, उन सबसे ज़्यादा भीड़, सब लोगों का प्रेम, सब लोगों का सहयोग, हमारे कार्यकर्ताओं का जो भी मनोबल बढ़ाने के लिए जो वहाँ पर भीड़ उमड़ती है, तो ऐसा उत्साह बढ़ता है हमारे कार्यकर्ताओं में कि हम लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई, हिंदी भाषी समाज का ये जनमानस जब हमारे साथ में इस रूप में एकत्रित है तो हम क्यों ना, हम इतने शक्तिशाली हैं जबकि हम अपने आप को कमजोर समझ के यहाँ पर बैठे हैं। इस प्रकार से हमने वह सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया।
उसके बाद में आप लोग जिस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं, कजरी महोत्सव की शुरुआत आज के 20 साल पहले हमने डोंबिवली के सर्वेस हॉल में शुरू की और हमारा अभिप्राय था सिर्फ मनोरंजन नहीं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति की धरोहर है, गंगा जमुना की मजहबी संस्कृति जो है, उस संस्कृति को मुंबई में यथावत स्थापित करना और जन जन में उस भावना को जगाना और आने वाली नवयुवकों की पीढ़ी को उस धरोहर को सजो करके सहेजना, उनको सौंपना, इस अभिप्राय से हमने कजरी का कार्यक्रम शुरू किया। और आज हम इस वर्ष आप लोग के सामने 21वें वर्ष के रूप में बैठे हुए हैं। हम 21वें साल का कार्यक्रम आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस साल हमारे कार्यकर्ताओं के मन में, हमारे सहयोगियों के मन में भावना हुई कि क्यों न उस गंगा जमुना की मिट्टी से, जिन्होंने कि आज पूरे विश्व में अपना नाम प्रसारित किया, 100 पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को हमने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आप लोगों को छांट करके बुलाया है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने समय समय पे धार्मिक कार्यक्रम किए। धार्मिक कार्यक्रम भी हमारे आबाधित रूप से चल रहे हैं, जैसे दावड़ी में कृष्ण जन्म महोत्सव, आज वह 26वें वर्ष का अपना कार्यक्रम मनाने जा रहा है। कोपर गांव स्थित रामचरित अखंड मानस पाठ का हमने जो आयोजन किया है, वह उसको हमने नाम दिया है मानस महाकुंभ। मुंबई की जितनी बड़ी मंडलियां हैं, जितने बड़ी संस्थाएं हैं, सब उसमें सम्मिलित होती हैं। और हम लोगों की मजबूरी है कि 24 घंटे में हमको रामचरितमानस पूरा करना पड़ता है, लेकिन लोगों का स्नेह और प्रेम इतना है कि वह कार्यक्रम 32 घंटे में पूरा हो रहा है और 60 से 65 मंडलियां उसमें अपनी सहभागिता देती हैं। कोपरगांव के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, विशंभर नाथ दुबे के नेतृत्व में वह कार्यक्रम चल रहा है, उनके सहयोगियों के नेतृत्व में काम चल रहा है। दावड़ी में जो कार्यक्रम चल रहा है वो डॉक्टर गौतम के माध्यम से, के सहयोगियों के माध्यम से चल रहा है कार्यक्रम। बिहार और झारखंड, आज तक जो भी संस्थाएं बनी हिंदी भाषियों की, उन्होंने विशेष करके सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश को एकत्रित किया। लेकिन हमारे मन में भाव आया कि नहीं, जब हम हिंदी भाषी हैं तो संपूर्ण हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी भाषा बोलने वाले जितने भी प्रांत हैं वो सभी मेरे हैं, वो सभी अपने हैं। इसके लिए हमने झारखंड को जोड़ा, हमने बिहार को जोड़ा, हमने एमपी को जोड़ा, हमने राजस्थान को जोड़ा। इसी प्रकार से जितने भी प्रदेशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, उन प्रदेशों को हमने जोड़ने का प्रयास किया। हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं, भाई रेलगाड़ी है, चल रही है, जो रेलगाड़ी पे बैठ जाएगा वो कल्याण से डोंबिवली से होते हुए सीएसटी पहुंच जाएगा, और जो उस रेलगाड़ी में नहीं बैठ पाएगा निसंदेह वो पीछे छूट जाएगा। तो मैं इस मंच से आप सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि हिंदी भाषी जनता परिषद नामक गाड़ी पर आप बैठिए और आनंद पूर्वक यात्रा करिए, समाज को संगठित करिए, समाज को संभ्रांत करिए, समाज को मजबूत करिए। क्योंकि मजबूत और संगठित समाज के ऊपर पूरे विश्व की निगाह होती है, पूरे देश की निगाह होती है, जन जन की निगाह होती है। तो आज हम लोग कम से कम जो हमारे ऊपर एक अपेक्षा करके बैठे हैं, हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने समय की आवश्यकता को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक निर्देश है कि हर 5 महिलाओं के बाद एक महिला को स्तन कैंसर का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने वैद्यकीय क्षेत्र में भी हर साल 2 स्तन मेडिकल कैंसर कैंप की हमने हम नियोजन करते हैं, निःशुल्क नियोजन करते हैं। उसमें जो गरीब महिलाएं पाई जाती हैं, उनको हिंदी भाषी जनता परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाज के संभ्रांत लोगों के माध्यम से, समाज के धनाढ़ लोगों के माध्यम से हम लोग उनकी निःशुल्क वैद्यकीय चिकित्सा को प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे मन में भाव बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर समय कम है। मैं आप लोगों के मन की जो अंदर भाव है, जो भावनाएं हैं, उसको मैं भली भांति जानता हूँ। 2015 में हिंदी भाषी जनता परिषद ने अपने 25वां वर्ष मनाया। 25वां वर्ष राष्ट्रीय संत प्रेम भूषण महाराज के द्वारा डोंबिवली के रीजेंसी गार्डन में हम लोगों ने कथा करवाई। उस कथा में कम से कम 7 से 8 हजार लोग 9 दिन कथा का आनंद लिए। और हम लोगों ने उस दिन डोंबिवली में एक नया इतिहास रचा कि हिंदी भाषी समाज भी एकत्रित करके इतने बड़े कार्यक्रम करा सकता है, हिंदी भाषी समाज एकत्रित हो सकता है। यह यहाँ पर हमने अघोषित रूप से घोषणा की
लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के मन में उस दिन ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि जब भी एक आवाहन पे हम 5, 7, 8 हजार लोग जमा हो सकते हैं, इतना बड़ा नियोजित कार्यक्रम करा सकते हैं, इतना रुपया खर्च कर सकते हैं, तो क्यों न हम लोग समाज के माध्यम से समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक हिंदी भाषी भवन की यहाँ पर हम संकल्पना ली हम लोगों ने। और वह संकल्पना हमारे मन में एक भाव है कि हमारे सामने तमाम बंधु बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, उसमें तमाम ऐसे धनाढ़ लोग बैठे हुए हैं जो कि एक एक जन हिंदी भाषी भवन बनाने की भावना रखते हैं और बनवाने में सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि नहीं, उस हिंदी भाषी भवन में जन जन की भावना होगी। इसके लिए हम लोग एक एक ईंट सबसे लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो तो हमारा समाज इतना समृद्ध समाज है कि कोई कसर ही नहीं छोड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं कि हिंदी भाषी भवन हमारे लिए इसके लिए आवश्यक है कि अब तक स्थिति थी कि हम लोग यहाँ पर गांव में पैदा होते थे, यहाँ आते थे, कमाते थे, धन हम लोग गांव भेजते थे। लेकिन अब स्थिति बीच में परिवर्तन थोड़ा हमारे समाज का हुआ कि यहाँ पर हम कमाने लगे, अपने ऊपर खर्चा करने लगे। लेकिन आने वाली पीढ़ियां, आप अपने हृदय में विचार करके सोचिए कि क्या गांव जाएंगी? क्या गांव में रहना पसंद करती हैं? नहीं, क्योंकि शहरीकरण इतना तेजी से बढ़ रहा है कि उनके बच्चे यहीं पे पैदा हो रहे हैं, यहीं पे स्कूल जाएंगे, यहीं पे विद्यालय में पढ़ेंगे और यहीं पे उनकी सब क्रियाएं होने वाली हैं। तो अभी तक स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि होती थी और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि होती थी। लेकिन समय में परिवर्तन आया है, समय में परिवर्तन है और परिवर्तन ही विश्व का नियम है। तो परिवर्तन यह आया है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा अब हमें जाना कहाँ। तो जो संतान हमारी यहाँ होने वाली है उसका अंतिम समय भी यही बीतने वाला है। इसके लिए हिंदी भाषी समाज के लिए हिंदी भाषी भवन की आवश्यकता है और वह हिंदी भाषी भवन जन जन से ईंट मांगने का अभिप्राय मेरा यह है कि उसमें जन जन की भावना जुड़े और आने वाले इस रफ्तारमय युग में जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनके पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो समाज नाम की जो कल्पना है वो ही भूल जाएंगे। वो तो कम से कम वह हिंदी भाषी भवन उनको याद दिलाएगा कि नहीं नहीं, ये आपकी समाज की एक धरोहर है, आपको छांव देने के लिए हिंदी भाषी भवन तैयार है। आप आइए, आप इसमें संगोष्ठी करिए, आप अपने इसमें विवाह शादी करिए, आप इसमें अपने रस्म रिवाज मनाइए। इसके लिए हिंदी भाषी भवन समाज की आवश्यकता है, आने वाले समय की मांग है। इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हिंदी भाषी भवन में आप लोगों का जन जन का समर्थन रहेगा। जब हमारा कार्यकर्ता, हिंदी भाषी जनता परिषद का कार्यकर्ता आपके पास जाएगा तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको दुत्कारना मत, उसको प्रेम से सहयोग करना और लोगों के भी सहयोग देने की अपेक्षा करना और लोगों से सहयोग दिलवाने में उसकी मदद करना। क्योंकि जब वह दिन अब दूर नहीं है, अगर प्रभु की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो सन 2019 में शायद हिंदी भाषी भवन का भूमि पूजन होने वाला है। यहाँ के मंत्रियों से, यहाँ के संतरियों से मेरी बातचीत निरंतर चल रही है, वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे हृदय में आग जल रही हो, मैं वही अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा हूँ कि उस उत्तर प्रदेश की भूमि को जात पात के लोगों ने खत्म कर दिया, राजनीति के लोगों ने खत्म कर दिया। हम लोग महाराष्ट्र में आए हैं, अपने स्वाभिमान के लिए आए हैं। तो हमारा यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, हमारी एक ही जात है कि हमको यहाँ पर बड़े प्रेम से लोग बोलते हैं भैया। तो हमारी यहाँ पर एक ही जात है बंधुओं, हम यहाँ पर भैया हैं तो भैया बनकर ही रहेंगे। भगवान रामचंद्र भी जब इस भूमि पे आए तो भैया बनकर के ही आए थे और आज स्थिति ऐसी है कि संपूर्ण जगत उनकी पूजा करता है। तो बंधुओं, यहाँ पर न हम ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न शूद्र हैं, न वैश्य हैं। हम अपनी रोटी और बेटी का संबंध अपने जातियों में करेंगे, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो निसंदेह जो है हम सिर्फ अपने भैया जाति के नाम पर काम करेंगे। और मेरा आप लोगों सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जातियों में मत बांटिए। छोटी छोटी संस्थाओं की आवश्यकता है समाज की, छोटी छोटी संस्थाओं में आप रहिए, बनाइए। लेकिन जब हिंदी भाषी जनता परिषद को आवश्यकता पड़े, हिंदी भाषी जनता परिषद की आपको आवश्यकता पड़े, तो हिंदी भाषी जनता परिषद आपको संपूर्ण छांव देने के लिए तैयार है। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हिंदी भाषी जनता परिषद का एक एक कार्यकर्ता
तमाम बौद्धिक कार्यकर्ता हमारे पास हैं, तमाम यंग कार्यकर्ता हमारे पास हैं जो कि आपकी सेवा के लिए अहिर्निश तैयार हैं। मैं आप लोगों के सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूं। हमारी संस्था का, हमारे परिषद का, आप लोगों के सहयोग से इस मेरे शरीर का एक एक कतरा आपके सेवा के लिए तैयार रहेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी आधी रात को, तो हिंदी भाषी जनता परिषद का हर कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए तैयार है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सभी आए, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं।